साल का आखिरी महीना और आखिरी दिन। आज सभी लोग तैयार थे, पूरा देश तैयार था नए साल का स्वागत करने के लिए। लेकिन एक परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो परिवार आज के लिए एक तारीख बनकर रह गया, एक कहानी बनकर रह गया। इस परिवार में क्या होता है कि एक पिता और एक बेटा दोनों मिलकर 5 महिलाओं का कत्ल कर देते हैं। इनमें 5 महिलाओं में एक तो माँ होती है उसकी और 4 बहनें होती हैं। इन 4-5 को इस तरह से कत्ल किया कि जिसने देखा और जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। पुलिस भी जब मौका स्थिति पर जाती है तो उसने भी ये आंखों के आंसू आ जाते हैं और दांतों तले उंगली दबा ली उन्होंने कि ऐसा उन्होंने पहली बार कभी नहीं देखा था। क्या हुआ इस कहानी में वो जानेंगे, तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहां भी होंगे मस्त होंगे और खुशनुमा जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है नाका। इस नाका थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है चार बाग और चार बाग रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल है शरणजीत। इस शरणजीत होटल में रूम नंबर 109 एक लड़का जाता है थाने में और थाने में जाकर नाका थाने में वहाँ जाकर बोलता है 1 जनवरी को लगभग टाइम रहा हुआ 8 से 8:30 बजे का। अब वहाँ जाकर ये लड़का बोलता है कि आप शरणजीत होटल में जाइए और कमरा नंबर 109 में देखिए, वहाँ पर 5 शव हैं। ये सुनकर पुलिस पहले तो उस लड़के को ये समझती है कि ये मेंटली है, हो सकता है ये पागल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उस लड़के ने वहाँ पर जो बात बताई उस बात को लेकर पुलिस वाले भी थोड़ा सख्ते में आ जाते हैं और जाकर एकदम पूरी टीम तैयार होती है और जब उस होटल में जाते हैं 109 नंबर कमरे में, वहाँ जाकर देखते हैं तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उस कमरे में पूरा ब्लड ही ब्लड था। ऐसी स्थिति देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस उस कमरे को लॉक करती है, उस अपनी कस्टडी में लेती है और 5 शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद कहानी शुरू होती है आगे की। अब थोड़ा चलते हैं, इस कहानी को पीछे से लेते हैं। यह परिवार रहने वाला आगरा का होता है और आगरा का परिवार जो कि एक जगह पड़ती है टेढ़ी बगिया और उसी का एक मोहल्ला पड़ता है, इलाका पड़ता है इस्लाम नगर। और इस्लाम नगर के रहने वाले यहाँ के इसके मुखिया होते हैं इस परिवार के बदरुद्दीन उर्फ बदरू। इनकी पत्नी होती है आसमा जिनकी उम्र 46 साल होती है और बदरुद्दीन की उम्र 50 साल के आसपास होती है। बेटा होता है बड़ा जो अरशद, जिसकी उम्र अभी 24 साल थी और एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र अलीसा 19 साल होती है। उसके बाद उसकी बेटी होती है 5वें नंबर की रहमान। अब ये रहमान जो होती है इसकी उम्र 18 साल होती है। उसके बाद फिर एक बेटी होती है अच्छा, इसकी उम्र 16 साल होती है। उसके बाद आलिया की उम्र अभी 9 साल थी। दरअसल कहानी क्या शुरू होती है कि ये परिवार आगरा का टेढ़ी बगिया इस्लाम नगर में रहने वाला, एक दिन ऐसा होता है कि इसके मोहल्ला के जो लोग थे वो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय ही था और सभी लोग मुस्लिम ही थे, लेकिन ये भी मुस्लिम थे। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि ये प्रवासी हैं, ये बांग्लादेशी है। कुछ लोग इनके ऊपर दबाव देते हैं, तो ये दबाव की वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान इस प्रकार हो जाते हैं कि इन्होंने कई एक नेता लोगों से, कई एक पुलिस और कई एक सहारा लिया उच्च अधिकारियों से, लेकिन किसी ने इनकी सुनी नहीं। ये बदरुद्दीन के बयान है। बदरुद्दीन ये बात जाहिर की और दर्शाया अपनी वीडियो में, और जो इनका बेटा अरशद होता है इसने भी ये बात दर्शाई है कि हर जगह उन्होंने गुहार लगाई
हर अधिकारी से, उच्च अधिकारी से, लेकिन किसी ने भी उसकी सुनी नहीं। उसके बाद अब से लगभग ये 15 दिन पहले इस आगरा से निकलते हैं परेशान होकर, और यहाँ से निकलने के बाद ये पहले तो जाते हैं अजमेर शरीफ, वहाँ पर दरगाह होती है, वहाँ पर ये दर्शन करते हैं, वहाँ घूमते फिरते हैं। उसके बाद ये 30 दिसंबर 2024 को लखनऊ पहुँचते हैं, और लखनऊ जाकर इन्होंने शरणजीत होटल को बुक किया। वहाँ पर इन्होंने कमरा नंबर 109 लेने के बाद यहाँ पर ये आज रुक जाते हैं। यहाँ पर आज शाम को इन्होंने खाना मंगाया, और खाने के साथ साथ इन्होंने कुछ ड्रिंक्स भी मंगाई, और उसके बाद सभी लोग नशे में हो जाते हैं। और नशे में होने के बाद जो महिलाएं थीं, जो लड़कियां और उनकी माँ थीं, इन सब को इन्होंने पहले शराब पिलाई, और शराब पिलाने के बाद इनके किसी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि ये आवाज़ ना निकाल सकें, किसी के गर्दन को दाब लिया, किसी के हाथ की नस काट दी। इस प्रकार से इन्होंने, जो इनकी माँ होती है अरशद की, अपनी माँ सहित 4 बहनों का इन्होंने कत्ल कर दिया। साथ में इसका पिता जो होता है बदरू उर्फ बदरुद्दीन, ये भी इसमें सहयोग करता है। अब ये दोनों, जो बेटा और पिता ने मिलकर 5 का कत्ल करने के बाद अब ये वहाँ से निकल जाते हैं। जो बदरुद्दीन होता है वो वहाँ से निकल जाता है, निकलने के बाद चार बाग स्टेशन की तरफ जाता है। और ये अरशद जो होता है, इसको ये भी अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार था, लेकिन इसे मौका नहीं मिला, और इसे शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। ये सीधा वहाँ से छूटता है और पुलिस नाका पहुँचता है थाना में। वहाँ जाकर ये पूरी दास्तान बयां करता है। जब उच्च अधिकारी के लोग उस कमरा नंबर 109 में पहुँचते हैं, वहाँ सभी लोग पहुँचने के बाद वहाँ ACP DCP जो भी उच्च अधिकारी थे, सभी लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है वहाँ की स्थिति को देखकर। ये सब देखने के बाद पुलिस ने इनको अपने कस्टडी में लिया और इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये जो अरशद होता है, ये पुलिस से सारी बात बयान करता है, क्योंकि इसने बताया कि इसके मोहल्ला के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कई एक नाम बताए उसने, उन नामों को लेकर कि इन लोगों ने मुझे परेशान किया और यहाँ से भगाने में पूरी इनने ज़रूरत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मैं कैसे भी करके अब तक यहाँ रह रहा हूँ। लगभग 17 साल पहले इन्होंने इस्लाम नगर में अपना घर बनाया था, और यहाँ के लोग इनको प्रवासी बता रहे थे, जो बांग्लादेशी बता रहे थे। लेकिन अरशद ने अपनी वीडियो में ये बताया है कि मैं बदायूं का रहने वाला हूँ पहले से, और इनकी एक ताई होती है, ताई के पास अगर कोई जाए तो उनसे पता करे कि उनके पास 1947 के से लेकर अब तक के सारी डॉक्यूमेंट्री उनके पास है, और वो सारी बात बता सकती हैं कि मैं यहाँ के ही रहने वाला हूँ। ये सब हो रहा है। उसी वीडियो में अरशद ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सराहना की और उनको ये बताया कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, और मैंने कई एक बार अपने परिवार में कोशिश की कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगा। और इन्होंने अपने गेट पर एक मंत्र भी लिख रखा था जो हिंदू लोग लिखते हैं, और एक नज़र लगने वाला एक नज़र बट्टा होता है, उसको भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इन्होंने लगा रखा था। कुल मिलाकर इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था, और इनकी आत्मा भी थी, इनका ध्येय भी था कि वो हिंदू बनेंगे। बनने के लिए ये तैयार तो थे, लेकिन इनका समुदाय इस बात से कतई राजी नहीं था, इसलिए इनको ये परेशान करते थे आए दिन। उसके बाद इसने ये भी बात कबूली अपनी वीडियो में कि मैं अपने घर को किसी मंदिर ट्रस्ट में देना चाहता हूँ, जो कि ये मंदिर में हमारी जो ज़मीन है, जो उनका घर है, वो मंदिर के लिए दिया जाए। और उसके बाद उसने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इतनी सराहना की कि इन मुसलमानों ने यहाँ पर आगरा में रहकर सारे गलत काम करते हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था उन मोहल्ला वालों लोगों का कि ये जो लड़कियां हैं इनको इनके यहाँ से भगा दो, इनके जो भाई है जो अरशद, इनका पिता जो बदरुद्दीन है, इनको ख़त्म करो। उसके बाद इनकी जो लड़कियां हैं इनको बेच देंगे और हैदराबाद कहीं भी इनके साथ देह व्यापार का जैसा काम करवाएंगे, गलत काम करवाएंगे। ये सब ये अपनी वीडियो में बता रहा है। इसलिए अरशद ने अपनी बहनों का कत्ल किया
वो बोल रहा है कि क्या मैं अपनी बहनों को ऐसा करते हुए देख सकता हूँ, इसलिए मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ। उसने कई एक बातें ऐसी रहस्यमयी बताई हैं। पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। कई एक मीडिया रिपोर्टर आगरा पहुंचे, वहां जाकर जब उन पड़ोसियों से बात की तो कुछ पड़ोसी ये बता रहे हैं कि ये लोग झगड़ालू थे, जरा जरा सी बात में लड़ते झगड़ते थे। कई कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। कुल मिलाकर अभी तक ये मामला साफ नहीं हो पाया है कि अरशद ने ये क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या बनी, ये अभी जानना बाकी है। अभी ये भविष्य के गर्म में है कि आने वाले समय में क्या खुलासा होगा। कुल मिलाकर अरशद ने और बदरुद्दीन उनके पिता ने अपने परिवार का नुकसान कर दिया है और अपने परिवार को उजाड़ दिया है। उस हंसती खेलती बगिया को, छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र 9 साल थी, वो भी बेचारी रोकर और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्या वजह रही होगी? शायद ऐसा कभी कभी होता है, जो कि मजबूरी में इंसान जो नहीं करना चाहता है वो कर गुजरता है। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आप क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इस कहानी को सुनने के बाद। दोस्तों, कुल मिलाकर इस परिवार में जो हुआ वो शायद किसी के साथ न हो, क्योंकि आने वाले साल का हर कोई स्वागत करना चाहता था और उस परिवार ने इस साल को यादगार बना दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं होता है, किसी को हैरान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि आने वाला वक्त किस शक्ल में हमारे सामने आएगा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल की बात है। और इसमें इसमें इस समाज में जागरूकता फैलाने का हम काम करते हैं, जो कि आने वाले समय की आहट को हम समझ पाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।